आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जैसे हमें कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर विश्व के दूसरे हिस्सों, खासतौर से ब्रिटेन में इसके नए खतरनाक स्ट्रेन की वजह से तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में हमें जरूरत है कि पहले से ज्यादा सावधान रहने की, साथ ही जागरूक रहने की। लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें बहुत ही धैर्य और संयम से रहना होगा। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही हैंड और फेस हाइजीन को बनाए रखें। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर हम कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालें तो वैश्विक परिदृश्य यानी ग्लोबल जो सिचुएशन है, इसकी तुलना में हमारे देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर चिंता की बात यह है कि विश्व के कुछ अन्य देशों, खासतौर पे यहाँ पे ब्रिटेन की बात करना चाहूंगा, जहाँ पे कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन से संक्रमण की दर बढ़ने से वहाँ हालात बेकाबू हो गए हैं और वहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ये नया वायरस 70% अधिक इन्फेक्टिव है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ब्रिटेन में कोरोना वायरस का खतरनाक रूप सामने आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त निगरानी समूह की बैठक की है। देश में ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है और ब्रिटेन के हालातों के मद्देनजर महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन क्या है और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं? हेलो डॉक्टर वार्ष्णेय, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? श्रोताओं, डॉक्टर वार्ष्णेय से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जैसा कि हम अभी ये बात कह रहे थे कि किस तरीके से इस समय ब्रिटेन में जो हालात हैं कोरोना के वो बेकाबू होते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब ये वायरस नया रूप लेता है या जिसे हम कहें कि म्यूटेशन या एनी एब्रप्ट चेंज इन जीन्स जो हो जाता है वायरस के, तो उस समय जो उसका बर्ताव होता है वो दूसरी तरह हो जाता है और वायरस ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है। डॉक्टर वार्ष्णेय, नमस्कार। जी नमस्कार। जी, हम ये चर्चा कर रहे थे कि इस समय अगर हम वैश्विक परिदृश्य को देखें तो इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ब्रिटेन से कि किस तरीके से ये वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में कहर बरपा रहा है और लोगों में बहुत तेजी से इन्फेक्शन हो रहा है। और कहा यह जा रहा है, जैसा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है, कि ये जो नया स्ट्रेन है ये 70% ज्यादा इन्फेक्टिव है नॉर्मल कोरोना वायरस से। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो वायरस होते हैं ये भी सरवाइव करने के लिए नेचर में अपना जो है म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन का मतलब है जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है ये बदलते रहते हैं और ये बड़ी कॉमन चीज है। इनफैक्ट ये जो कोरोना वायरस है इसके कई म्यूटेशंस पहले भी हो चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा नोटिस नहीं हुए। परंतु अभी ये जो म्यूटेशन हुआ है ये पहले सितंबर में आया था और अब जो केसेज वहां देखे गए कि लगभग 70% जो केसेज हो रहे हैं वो इस न्यू म्यूटेशन वाले वायरस से हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, और ये देखा गया जो मॉडल उन्होंने किया लेबोरेटरी में, उन्होंने ये देखा कि ये इन्फेक्टिविटी इसकी जो प्रीवियस जो वायरस का जेनेटिक स्ट्रक्चर था उससे ज्यादा है। इसलिए उन्होंने कोशिश किया है कि अभी ये हाईली इन्फेक्टिव वायरस है और इसी के मद्देनजर फिर से जो है वो लॉकडाउन वाली स्टेज उन्होंने लगाई है। काफी कंट्रियों ने जो है इंटरनेशनल ट्रेवल यूके से रोक दी है, आना जाना रोक दिया, जिससे कि ये न्यू स्ट्रेन और कंट्री में ना फैल सके। परंतु यहाँ फिर मैं बताना चाहूंगा कि देखिए वायरस की
कोई भी स्ट्रेन हो, जैसे अगर हम फ्लू वायरस की बात करें, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो इससे भी ज्यादा स्ट्रेन अपनी बदलता रहता है। इनफैक्ट हर साल उसके लिए एक नई वैक्सीन आती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेन बदलती रहती है। तो इतना डरने वाली बात नहीं है। वही चीजें फिर हमें करनी पड़ेंगी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको लगातार इस्तेमाल करना है। हमें हमेशा मास्क पहन के रहना है, जब भी हम जाएंगे सामाजिक दूरी बना के रखना है, और अपने हैंड सैनिटेशन को हाथों की सफाई पर ध्यान रखना है। अगर हम ये सब चीज करेंगे तो वायरस की कोई भी स्ट्रेन है उससे हम बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर हम देखें तो इस समय ठंड का मौसम है और डे बाय डे ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या जब ठंड ज्यादा होती है तो वायरस की संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है? हाँ, देखिए, कोई भी जैसे हम लोगों का है, आप सभी हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी मौसम होता है तो ये वायरस जो है ठंड के मौसम में ज्यादा देर तक सर्वाइव करते हैं। इवन अगर आप कॉमन कोल्ड देखें, जो सर्दी जुकाम बुखार सभी को होता रहता है, हम लोगों ने देखा है कि जब भी ये सर्दी के महीने होते हैं, खासतौर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो हमारे नॉर्थ साइड में सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो ये वायरस के जो कितने केसेज होते हैं वो सब ज्यादा आ जाते हैं। और अभी तो ये देखिए नोवेल कोरोना वायरस है, मतलब ये इसका पहला साल होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो है 31 दिसंबर को आया था वुहान में, तो अभी एक साल पूरा हुआ नहीं है। तो कैसे ये बिहेव करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर जितने भी वायरस होते हैं कोल्ड के, वो सब सर्दी के मौसम में जो है उनका प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए और भी ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है। और चूंकि ये ऐसा फेस्टिवल का भी मौसम है, पीछे भी फेस्टिवल हमारे कई निकले हैं, और सामाजिक जैसे हम लोगों के फंक्शन वगैरह होते हैं, शादियों का मौसम होता है, कहीं होता है, तो फिर बहुत सावधानी रखने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इकट्ठे ना हो, एक जगह भीड़ न करें, और कोशिश ये करें कि जो बार बार हम सब लोग ही कहते हैं कि भाई मास्क जरूर लगा के रखें, जितनी पॉसिबल डिस्टेंसिंग रखें, तो वही एक तरीका होता है वायरस को रोकने का, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती। वैक्सीन पे काफी काम चल रहा है, तो अगर एक प्रभावी वैक्सीन आ जाती है तो फिर वो उसको रोकने में भले ही मददगार हो, परंतु अभी हम सब लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी है, और उसके लिए वही 3 चीजें रखनी है कि आप हमेशा जो है घर के बाहर जब भी निकलें प्रॉपर तरीके से मास्क लगा के रखें, और मास्क को भी अच्छी तरीके से अपने नाक और मुंह को ढकना है। ये नहीं कि मास्क को गर्दन पे लटका लिया या ठोड़ी पे लटका लिया, नाक खुली हुई है, किसी जगह मुंह खुला हुआ है। मास्क जो है टाइट फिटिंग होना चाहिए। जहां तक जरूरत है जितनी भी पॉसिबल आप दूरी मेंटेन कर सकते हैं वो रखें, अनावश्यक एक दूसरे से मिलने से बचें, और अपने हाथों को भी हमेशा साफ रखें, और कभी भी अपने गंदे हाथों से अपने नाक, मुंह और आंख को ना छुएं। तो इस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, अभी आपने त्योहारों की बात की, और अभी जो आने वाला एक हफ्ता है इसमें 2 बड़ी चीजें होने वाली हैं। एक तरफ तो क्रिसमस का त्योहार है, और दूसरा इसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। ऐसे में लोग इस तरह की संभावना बढ़ती है कि लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाएंगे या एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे, तो ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, बहुत है भाई। देखिए, अब क्रिसमस वाली बात है, जैसा हम लोगों को न्यूज सुनने में लगी कि लंदन से ही जब बात हो रही थी अब यूके की, कि भाई उन्होंने लगभग लॉकडाउन वाली स्टेज ला दी है। दैट मीन्स के उन्होंने कहा भी क्रिसमस का त्योहार है वो भी अपने घर पे, जैसे पीछे हम लोगों ने भी, हमारे भी बड़े त्योहार आए, दिवाली का त्योहार आया और भी आए, दुर्गा पूजा भी आई, उसमें भी हम सब लोगों ने ये एडवाइस किया कि भाई जहां तक है आप घर पे अपने बैठ के त्योहार मनाएं, पूजा करें, सामाजिक इसमें इकट्ठा ना हो। इसी तरीके से अब ये चूंकि त्योहार आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि जितने भी हैं वो मिनिमम से मिनिमम जो गैदरिंग है वहां पे इकट्ठे हों, ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। त्योहार अपने घर पे मनाया जा सकता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी अपने घर पे मनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए इस समय सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी त्योहार मनाने में या न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाने में हम खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं, अपने हमारे घर के परिवार के मेंबर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, हमारे पड़ोसी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या हमारे मिलने जुलने वाले या पूरा समाज इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसका खामियाजा बहुत ज्यादा होगा, उसकी मुसीबत बहुत ज्यादा होगी। इसलिए सेलिब्रेशन को अपने तक रखें, सेलिब्रेट करें, और अगर किसी वजह से आपको छोटी गैदरिंग करनी भी पड़ती है तो उसमें भी जो मास्क जरूर लगा के रखें, और कोशिश करें कि एक दूसरे से कम मिलें, और दूर से ही अभिवादन करें, एक दूसरे के गले ना मिलें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। तो अगर ये सब चीजें हम करेंगे तो देखिए कोई भी पूजा कोई भी किसी की भी पूजा हो वो अपने घर पे भी बैठ के आराम से की जा सकती है। तो इस समय सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में आती।
बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर वार्ष्णेय बता रहे हैं कि हमें पूरी सावधानी के साथ हमें त्योहारों को मनाना है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। और इस बीच डॉक्टर वार्ष्णेय बहुत सारे हमारे लिसनर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम रुख करते हैं जयपुर का, जहां से हमारे साथ रामुल यादव जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामुल जी नमस्कार। हेलो रामुल जी नमस्कार जी, आपकी आवाज, हमारी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी जी रामुल जी, अपना सवाल पूछिए, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका जी। जय सिया राम डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, झोटवाड़ा, नेत्रहीन आदमी हूँ। मेरी उम्र 83 साल की है जी। अब हमको शरीर में मतलब चलने में दिक्कत आती है और कफ आता है, और हमने दवाई भी ली है, तो हमको इससे क्या इलाज करना चाहिए? और सर्दी में हम जैसे नहाने के लिए हम लोगों को कैसे करें? गर्म पानी से हमने कभी नहाया नहीं, ठंडे पानी से नहाते हैं, तो इसमें कोयला हो सकता है या नहीं? डॉक्टर वार्ष्णेय, यहाँ पे एक चीज, चूंकि ये हम कोरोना पे विशेष रूप से बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ठंड का मौसम है, बिल्कुल नहाना भी है और सावधानियां भी रखनी है, तो वो ऐसा क्या कुछ करें कि वो कोरोना से बचे रहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, नहाने को तो आप किसी भी पानी से नहा सकते हैं, लेकिन जो भी है, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग हों या जो जिन लोगों को बीमारियां हैं, अगर हम ठंडा के मौसम में ठंडे पानी से नहाते हैं तो शरीर का तापमान एकदम गिरता है और हमारे शरीर की जो धमनियां होती हैं, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, वो सिकुड़ती हैं। उससे हमारे जो ब्रेन का है या हार्ट है, ऐसे ऑर्गन्स में या पैरों में जो है ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और उस समय आपको नुकसान होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हम सभी को ये कहते हैं कि टेम्परेचर जो पानी का तापमान है वो मौसम के तापमान के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हम गर्मियों में ठंडे पानी को पसंद करते हैं, ऐसी सर्दी के मौसम में हल्का गुनगुना पानी ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि शरीर का तापमान बना रहे। दूसरे, जहां तक सावधानी की रखने की बात है, नेचुरली जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है, और खासतौर से जिनको कोमोर्बिडिटी कंडीशन भी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, या लंग्स या गुर्दे या किसी और बीमारियां हैं, तो उनको जहां तक कोशिश करें, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, तो ज्यादातर घर में ही रहें, अननेसेसरी बाहर जाने की कोशिश ना करें। अपने स्वास्थ्य की अगर कोई रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टरों से संपर्क करके उस रेगुलर मेडिसिन को हमेशा टाइट्रेट करते रहें। जैसे कोई शुगर की, ब्लड प्रेशर की या कोई भी दवा ले रहे हैं उसको नियंत्रण में रखें। हल्की एक्सरसाइज जो वो करते रहे हैं पहले, वो अपने घर में ही करें, बाहर ना जाएं। और इसके अलावा जो अपना न्यूट्रिशियस फूड है, जो गुड क्वालिटी प्रोटीन है, वो लें। विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट, जो आंवला है, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसके अलावा औषधि, जो आयुर्वेदिक औषधि बहुत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताए हैं, आयुष काढ़े वगैरह हैं, उनको किसी के निर्देशन में, जिसमें कि आप अदरक है, तुलसी है, हल्दी है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर बाहर निकलना पड़े किसी तरीके से, जो हम बार बार कह रहे हैं, तो अपना जो है मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा किसी को अगर कोई व्यसन है, स्मोकिंग का व्यसन है या एल्कोहल है, तो वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम अपने को वायरस से सुरक्षित रख पाएंगे जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, जैसे कि हमने ठंड की बात की है, इस समय बहुत सारे लोग जो हैं, हमें मतलब गर्म कपड़े हम प्रयोग में ला रहे हैं, तो ऐसे में जो बार बार से धोना पॉसिबल नहीं होता, चाहे हम कोट्स की बात करें, जैकेट्स की बात करें, स्वेटर की बात करें, तो इनका रख रखाव हमें किस तरीके से करना चाहिए जाड़े के मौसम में, कि हम इस तरह का कोरोना का संक्रमण ना हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक देखिए, ये पहले जो शुरू में जब ये वायरस आया था तो इतनी जानकारी नहीं थी, और उस समय ये ज्यादा डर था कि शायद वायरस हमारे कपड़ों से भी फैल सकता है या खाने की वस्तुओं से फैल सकता है। परंतु इतने लंबे समय का जो 8-10 महीने का अनुभव रहा, तो उसमें ये देखा गया कि इन सब चीजों से वायरस नहीं फैलता। फैलने का मुख्य कारण जो है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है। जब भी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है, छींकता है, हंसता है, थूकता है, तो उसके बहुत तेजी से हंसता है, तो उसके गले से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, मुंह से जो निकलती हैं, वो उसी से वायरस फैलता है। फिर भी अगर हमें सावधानी रखनी है तो ये कर सकते हैं कि भाई आप जब बाहर जाते हैं तो एक अपना जो भी कोई गर्म कपड़ा, खासतौर से कॉमन प्लेस पे जाते हैं, जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट पे, तो ऊपर से कोई भी एक
गर्म कपड़ा या स्वेटर ले जाएं और फिर जब आते हैं वहां से आके तो उसको बाहर अपने बालकनी में किसी जगह उतार सकते हैं। उसके बाद उसको दिन में जो है धूप में सुखा सकते हैं और फिर जब उतारने के बाद अच्छी तरीके से अपने हाथों को जरूर वॉश कर लें, क्योंकि वायरस देखिए ये कपड़े छूने या से नहीं है, अगर वो अल्टीमेटली जो ट्रांसमिट भी होगा तो वो होगा आपके हाथों के द्वारा। तो जब आप उसको कपड़ों को एक तरफ रख दें और फिर अपने अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से 40 सेकंड तक साफ करें, फिर ही उसके बाद अपने हाथ नाक मुंह या कान पे नाक मुंह या आंख पे अपने हाथों को लगाएं। तो इस तरीके से ये सावधानी अतिरिक्त रखी जा सकती है। पर जो हम लोगों का अनुभव रहा है, हम लोगों ने पाया कि खाने की वस्तुओं से, कपड़ों से या और चीजों से वायरस नहीं फैल रहा है। वायरस हमेशा संक्रमित व्यक्ति से ही दूसरे को फैल रहा है। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीकों को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की जो प्राथमिकता है या प्रायोरिटी है वो तय की है, जिसमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स शामिल हैं। ये वैक्सीन 50 साल से अधिक आयु के लोगों को और 50 साल से कम आयु के उन लोगों को दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए किस तरह की प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं। हाँ, देखिए अभी वैक्सीन की काफी उम्मीद बन गई है, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है उसकी आने की संभावना काफी बन गई है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद जनवरी से ये वैक्सीन मिल पाएगी। क्योंकि हमारा देश देखिए बहुत बड़ा है, कोई भी देश है या हमारा देश 130-35 करोड़ लोग हैं, तो सभी को तो एक साथ पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए प्रायोरिटाइज करना होता है। और चूंकि जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या हॉस्पिटल में काम करना, चूंकि वो लगातार मरीजों के संपर्क में आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा संभावना होती है इन्फेक्शन होने की। तो इस तरीके से ये 1 करोड़ लोग जो है एस्टिमेट किए गए हैं कि हेल्थ वर्कर है हमारे देश में। इसके अलावा फिर जो फ्रंट वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर, जैसे पैरामिलिट्री पर्सन हैं, पुलिस पर्सनल हैं या और जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए पर्सनल हैं, वो लगभग 2 करोड़ लोग एस्टिमेट किए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले रखी गई है कि भाई इनको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत है। तीसरी प्रायोरिटी है कि जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको भी और जिनमें खासतौर से कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है उनमें भी संभावना ज्यादा रहती है, तो उनको थर्ड प्रायोरिटी में रखा गया और उसमें भी जो है 60 से ऊपर वाले लोगों को उससे टॉप प्रायोरिटी में रखा गया। इसके अलावा जो 50 साल से नीचे के व्यक्ति हैं, जिनमें कई लोगों में डायबिटीज, गुर्दे की बीमारी या लंग्स की बीमारी है, वो भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसको इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है, तो उनको फोर्थ कैटेगरी में रखा गया। अब जैसी जैसी वैक्सीन की उपलब्धता होती जाएगी उस तरीके से वैक्सीन दी जाएगी और इसके लिए नेचुरली गवर्नमेंट एक साइट खोलेगी जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड के जरिए, और फिर उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फोन जो है उस फोन पे मैसेज दिया जाएगा कि भाई आपको कब वैक्सीन लगेगी, जो आपके आसपास कौन सा हेल्थ सेंटर है या स्कूल कॉलेज जहाँ पे वैक्सीन लगाने का प्रबंध किया जाएगा, वहां पे आपको बुलाया जाएगा। क्योंकि वैक्सीन भी एक साथ सब लोग ना आए, भीड़ ना लगे, तो उनको मैसेज दिया जाएगा कि किस सेंटर पे आपको जाना है, कितने बजे पहुंचना है। क्योंकि ये है कि 1 घंटे में हम 10-15 लोग ही कवर कर सकते हैं वैक्सीन लगाने में, क्योंकि एक बार वैक्सीन लगाने के बाद उस व्यक्ति को कम से कम वहां पे आधा घंटे ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते। छोटे मोटे साइड इफेक्ट तो देखिए वैक्सीन के हो सकते हैं, जैसे जहां पे वैक्सीन लगी वहां पे हल्का सा बुखार, हल्का सा दर्द हो सकता है या एक आध दिन बुखार आ सकता है, परंतु कोई मेजर साइड इफेक्ट आता है तो तुरंत रिपोर्टिंग का सिस्टम भी होगा कि कहाँ आपको रिपोर्ट करना है। तो ये सारी सावधानियां रखी जाएंगी उसमें, और ये एक लंबी एक्सरसाइज होगी क्योंकि उसकी कोल्ड चेन भी हमें मेंटेन करनी होती है। वैक्सीन का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में ही रखी जा सकती है। तो काफी चैलेंजेस हैं वैक्सीन के बारे में, और धीरे धीरे करके सरकार प्रायोरिटाइज भी करेगी और उसका तरीका भी बताएगी कि हम किस तरीके से किसको लगाएंगे। तब वो आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे जानकारी और बढ़ेगी। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय इस बीच उत्तराखंड से हमारे साथ कार्यक्रम में सतीश जी जुड़ गए हैं। सतीश जी नमस्कार। हाँ सर जी, सतीश जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पांडे बागेश्वर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा मंतव्य है जी कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अपनी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ले, जैसे अभी मैं कल भी सुना था, तो योगासन
प्राणायाम ध्यान के द्वारा। जी। तो क्या वैक्सीन की आवश्यकता तब भी होगी, और किसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए ये कितना कारगर है? और दूसरा मेरा प्रश्न है सर, जी, जैसे बस द्वारा लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो क्या सावधानी बरती जाए? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इम्यूनिटी, जैसा कि उन्होंने पूछा है कि इम्यूनिटी अगर बहुत हाई है तो क्या वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी ऐसे केसेस में भी? देखिए, इम्यूनिटी हाई होना अच्छी बात है, और इम्यूनिटी हाई होने से आपको इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसका सीरियस होने की संभावना कम रहती है। जैसा अभी तक का हमारा अनुभव बताया कि जो यंग जनरेशन है हमारे, जिनमें कोमोर्बिडिटी नहीं थी, उनमें काफी इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो रिकवरी रेट उनमें 80% में या तो इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक था कि लक्षण ही नहीं पता लगे, या उनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम आए। तो जहां इम्यूनिटी अच्छी होती है वहां इन्फेक्शन तेजी से नहीं फैलता और वो सीरियस नहीं होते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए वो ग्रुप भी जिसको के कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने की वो चीजें कर रहे हैं, योगा करना अच्छा चीज है, वर्जिश अच्छा है, अच्छी डाइट लेना अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर लेना। और वैक्सीनेशन अभी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें प्रायोरिटी के हिसाब से देनी होगी, क्योंकि इतने बड़े देश में सबको नहीं है। तो यंग जनरेशन जो बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं, उनको अभी वैक्सीनेशन की कोई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन उनको भी सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। वो अपना इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखें और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका लगातार पालन करते रहे। इवन मैं यहाँ पे फिर सावधान करना चाहूंगा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी, देखिए वैक्सीन की जिनको भी लगेगी वो 2 डोज लगेंगी, पहली लगेगी, फिर 1 महीने के बाद दूसरी डोज लगेगी, उसके 15 दिन के बाद उनमें एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो 1.5 महीना तो उसको वैसे ही चाहिए अपना प्रोटेक्शन करने के लिए। परंतु हम यही कहेंगे, जब तक ये महामारी पूरी तरीके से नहीं जाती तब तक हर आदमी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को वैक्सीन लगने से पहले और वैक्सीन लगने के बाद भी उसका पालन करते रहे, तभी समाज से हम इस बीमारी पर रोकथाम कर पाएंगे। जी, और इस बीच अब हम रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में करतार सिंह जी जुड़ गए हैं। करतार जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं करतार सिंह हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जम्मू से रहने वाला सर। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी, उनसे करतार सिंह जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश उनका फोन कट गया है। और डॉक्टर वार्ष्णेय, इसके पहले वाले हमारे श्रोता ने एक सवाल और किया था कि अगर हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी है, या हम यूं कहें कि अगर हमें किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते समय किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए अब चूंकि लंबा समय हो गया तो यात्राएं तो करनी पड़ रही हैं, चाहे वो हमें हवाई जहाज से यात्रा करनी हो, चाहे ट्रेन से करनी हो या बसों से करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसको सांस के इन्फेक्शन हो रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार है, वो अपने को यात्रा से दूर कर ले, क्योंकि देखिए उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर स्वस्थ व्यक्ति कहीं पे भी यात्रा कर रहे हैं या कहीं पे भी इकट्ठे हैं तो वो सब स्वस्थ है, तो किसी से किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये एक जिम्मेदारी उस व्यक्ति की ज्यादा बनती है कि जिसमें इन्फेक्शन है वो अपने को यात्रा ना करे। फिर भी चूंकि हमें ही नहीं पता कि कौन व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है नहीं हो सकता, हमें अपना बचाव खुद करना है। उसके लिए एक तो यही होता है कि हम अच्छा मास्क पहन के जाएं, अगर पॉसिबल हो सकता है तो एक मास्क के ऊपर फेस शील्ड भी आप पहन सकते हैं, उससे और थोड़ा एडिशनल बचाव हो सकता है। और सामाजिक दूरी जितनी भी पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं किसी में कि दूरियां बहुत बना पाए, तो वो तो बहुत आसान नहीं होगा। फिर भी अगर हो सकता है तो प्लस आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे के गले ना मिलें, यही सब आप करेंगे। और अगर हाथ आपके गंदे होते हैं तो हाथों को साफ करें, क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या कहीं भी जगह जा रहे हैं तो उस समय साबुन और पानी तो नहीं मिलेगा, तो उस समय कोई भी अच्छा एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर 70% जिसमें एल्कोहल है वो अपने पास रखें। और अगर आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे हो गए हैं तो उनको सैनिटाइज कर लें अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से ही बचाव करके आप अपने को कोरोना से काफी हद तक बचा सकते हैं। जी, और अब हम रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से रत्नेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। रत्नेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा ये जानकारी है कि मैं 1.5 महीने से करीब खांस रहा हूँ जी, और मैंने कोरोना टेस्ट भी कराया था तो मैं उसमें नेगेटिव हूँ जी, लेकिन खांसी बंद नहीं हो रही है और मैं सिरप यूज कर लिया मैंने
और अदरक वगैरह भी खा के देख लिया, लेकिन खांसी अभी तक उतरा नहीं है। जी रत्नेश जी, आपने कोरोना का कौन सा टेस्ट कराया था, रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर कराया था? आरटीपीसीआर। जी आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया है। जी डॉक्टर वार्ष्णे, इनको काफी समय से खांसी आ रही है और कोरोना नेगेटिव आया है, तो क्या ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि टेस्ट कराने के बाद भी कोरोना हो? और वो नहीं, देखिए जहां तक इनकी जो हिस्ट्री है, देखिए कोरोना एक सीरियस बीमारी होती है और अगर उसके लक्षण जो होते हैं इस तरीके के, वो शुरू में ही 8-10 दिन में पता लग जाता है और वो अगर काफी हद तक, देखिए खांसी बुखार हमारे देश में बहुत कॉमन है और खासतौर से बहुत से लोगों में एस्थमा की बीमारी होती है या सीओपीडी की बीमारी होती है, जो लोग स्मोकिंग करते रहते हैं या धुएं में काम करते रहते हैं, एलर्जी की बीमारी हो जाती है। तो ये कोरोना इनको बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी अच्छे चिकित्सक के पास जाएं, अपना ये निदान कराएं कि भाई इनको कोई ब्रोंकियल एस्थमा, सीओपीडी या एलर्जिक कॉफ तो नहीं है कोई, क्योंकि खांसी के कई कारण हो सकते हैं और जब पूरी तरीके से अच्छा निदान होगा तभी उसका उचित उपचार हो पाएगा। केवल इस तरीके के काढ़े लेने से या खांसी की दवा से स्वयं मेडिकेशन ना करें। जी बिल्कुल, इनको किसी डॉक्टर की जरूरत है, उनसे डॉक्टरी सलाह लेकर। जी, और डॉक्टर वार्ष्णे, अब हम रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, समय थोड़ा कम है, वहां से तामेश्वर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। तामेश्वर जी नमस्कार। हेलो जी तामेश्वर जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। देखो, मेरा सवाल ये है कि ये जो वैक्सीन है ना जी, भारतवर्ष में जो वैक्सीन बन रही है ना जी जी कोविड-19 की, जी, तो क्या ये मतलब ये ध्यान रख के बनाई जा रही है कि ये वायरस मतलब चेंज होता रहता है, मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है? जी डॉक्टर वार्ष्णे, वायरस जैसे म्यूटेट हो रहा है तो ये वैक्सीन की अगर हम देखें तो किस तरह का प्रभाव हो सकता है? कोई वैक्सीन बनेगी तो उस समय जो भी अवेलेबल वायरस की स्ट्रेन होती है उसी को चीज से बनाई जा सकती है, क्योंकि जो चीज है ही नहीं हमारे पास, फ्यूचर में क्या चीज आएगी वो उसको तो अभी नहीं उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। परंतु जो वायरस के म्यूटेशन होते हैं वो छोटे वगैरह म्यूटेशन होते रहते हैं और ज्यादातर वैक्सीन उसमें भी प्रभावी होनी चाहिए। हालांकि ये चूंकि एक रेगुलर प्रोसेस होती है, जो अभी वैक्सीन है वो है उसका लगातार साइंटिस्ट अध्ययन करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो सबसे ज्यादा कॉमन वायरस होता है जिससे हमें खांसी जुकाम कोल्ड होता रहता है, उसका हर साल एक नया बैच आता है, हर साल उसका जो है एंटीजेनिक कैरेक्टर बदल जाता है और हर साल अक्टूबर नवंबर में उसका एक नया बैच उसकी बेसिस पर रिलीज होता है। तो इसलिए अभी ये जो वैक्सीन आ रही है इस समय की वायरस की जो जानकारी है उसकी बेसिस पे आ रही है। आगे वायरस कैसे बिहेव करेगा, उसको वैक्सीन में कितना मॉडिफिकेशन करना होगा, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये निरंतर प्रक्रिया है और श्रोताओं समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वार्ष्णे, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं फिर से कहूंगा कि किसी तरीके से आपको देखिए पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते रहेंगे तो काफी हद तक हम इस वायरस पे कंट्रोल कर पाएंगे, चाहे वैक्सीन उपलब्ध हो या ना हो। और वैक्सीन जब आएगी तो वो हमारे लिए और ज्यादा मददगार होगी। और यही चीज है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन हमें सावधानी भी पूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केस में हमने देखा है कि जब सावधानी हटी तो दुर्घटना। जी बिल्कुल। और इसमें सावधानी सिर्फ वही है कि आप मास्क हटा देते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं पहनते, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और अपने हाथों को साफ नहीं रखते तो आपको वायरस अपनी चपेट में ले लेता है। जी डॉक्टर वार्ष्णे, आपने जो भी सावधानी बताई है हमारे लिसनर्स उसका पूरा पालन करेंगे। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आपको डॉक्टर वार्ष्णे ने कोरोना से बचाव के लिए जो भी सलाह दी है आप उनका पालन करते रहिए। साथ ही कोरोना के इस दौर में बदले हुए हालात में आप अपना हौसला यूं ही बढ़ाए रखिए। और हाँ, जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।